साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा माँ केम चो कसा आहिस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा जिस डिसीजन ने आम आरोपी के मन में एक भय उत्पन्न कर दिया है कि अगर मुझे किसी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो क्या मेरी बेल अपीलान कोर्ट से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अपन बात की शुरुआत करें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को समझते हैं ताकि चीज़ें समझने में काफ़ी आपको ईजी रहेंगी। साथियों, जब भी आप किसी आपराधिक मामले में कन्विक्ट होते हैं तो कंसर्न ट्रायल कोर्ट भी आपको बेल देता है करीबन 1 महीने के लिए कि आप अपीलान कोर्ट में जाकर अपनी बेल प्राप्त कर लीजिए। मैं एक सामान्य बात करना चाह रहा हूँ, पर वो तभी फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब आपका पनिशमेंट 3 साल तक है। अगर पनिशमेंट 3 साल से ऊपर है तो ट्रायल कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कन्विक्टेड हैं, इवन दो ट्रायल कोर्ट से बेल आउट है या नहीं है वो एक सेकेंडरी इशू हो गया, बट आपको अपील के पेंडेंसी के दौरान भी जो अपीलान कोर्ट है उससे बेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो है एक सामान्य बात, बट इसको टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि जो भी सेंटेंस है उसे सस्पेंड कर दिया जाए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन में दिन रात का अंतर है। अगर सेंटेंस है तो ही कोर्ट उसको रोक पाएगा, अगर कन्विक्शन है तो कोर्ट उसको नहीं रोक पाएगा। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें रिट के अंदर। तो साथियों, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस कंसेप्ट को और ईजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। ये कोर्ट से कन्वर्ट हुआ और 302 के तहत उसको दोष सिद्ध किया गया। तो 302 के तहत आपको दोष सिद्ध किया रहता है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, और उस पर क्वांटम होगा, आपको एलाई कर रहे हैं या कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं या सजाए मौत दे रहे हैं, समझाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को अपीलान कोर्ट तो सस्पेंड कर सकती है, बट अपीलान कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए कन्विक्शन को स्टे नहीं कर सकती है। तो अगर कोई पॉइंट पर कन्विक्शन पे स्टे चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा रिट के अंदर बिफोर द कंसर्न बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथियों, ये जो मामला है जिसमें जो टाइटल है वो है शिवानी त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1957/61/2024। जजमेंट है 5/4/2024 का। साथियों, इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कोप था सेक्शन 389 सीआरपीसी का उसको डिस्कस किया और हर व्यक्ति के लिए रेमेडी वो क्या क्या होगी इसको भी स्पष्ट किया। इस मामले में आरोप किया था विक्टिम के कि उस पर एसिड अटैक किया गया। वो एक विक्टिम है और उसने जो कन्विक्ट्स को सेंटेंस हुआ था ट्रायल कोर्ट से और जिसे अपीलान कोर्ट ने स्टे कर दिया था उसको उसने चैलेंज किया। उसका कहना है कि मेरे पर एसिड अटैक हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर उपयोग किया गया था और 30% मुझे बर्न हुआ। मामला दर्ज हुआ और अल्टीमेटली अक्यूज कन्विक्ट हुए 326A 149 आईपीसी में 307/149 आईपीसी के तहत। अब यहाँ पर जो कंसर्न अक्यूज पर्सन थे उन्होंने अपील दाखिल कर दी, अपील एडमिट भी हो गई, पर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील कंसर्न जो हाई कोर्ट था उसने इनका सेंटेंस वो सस्पेंड कर दिया। अब साथियों, क्वेश्चन ये था बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या सेक्शन 389 सीआरपीसी की पावर्स रूटीन में एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर फर्स्ट अपील मैटर ऑफ राइट है तो क्या सस्पेंशन मैटर ऑफ राइट होगा या नहीं होगा? साथियों, कोर्ट ने कहा कि जो मैंडेट है संविधान का और जो मैंडेट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का, उनको भी हमको देखना होगा। संविधान क्या कहता है भाई कि किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी वो इंडेंजर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी, इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। तो वहाँ पर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया आर्टिकल 21 संविधान के ऊपर। कोर्ट का कहना है कि ऐसे कई जजमेंट है जहाँ पर हमने खुद ही इम्पेरेटिव किया है कि अगर आप सस्पेंशन को अलाउ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रीजंस देने होंगे, पर यह बात हर स्थिति में लागू नहीं होती है। ये बात कब लागू होगी कि जब मामले गंभीर प्रकृति के हैं। अगर मामले सामान्य प्रकृति के हैं या पनिशमेंट का जो क्वांटम है बहुत कम है तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। बट बड़े मामले या गंभीर मामले या पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, उन मामलों में मेरिट्स भी बतानी पड़ेगी। अगर रीजंस नहीं है तो ऐसा ऑर्डर इम्प्यून होगा और ये लायबल टू बी सेट असाइड होगा। तो साथियों, मैं एक बात हमेशा आपको कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट के लिए बाध्यता है कि उसे अक्यूज को अगर इनलार्ज करना है बेल पे वाइल अलाउइंग द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, तो उसको एक रीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो आप जो भी अर्जियाँ ड्राफ्ट करते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, उसको आप शॉर्ट ड्राफ्ट क्यों करते हैं समझ मुझे नहीं आता है। आप अर्जी में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलें और ये भी स्पष्ट करते हुए चलें कि अगर ये सेंटेंस सस्पेंड होता है तो उससे क्या नुकसान अपोजिट पार्टी को नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर अलाउ नहीं हुआ ये सेंटेंस सस्पेंशन तो क्या परजुरी आपको कॉज होगी, इस पर नियम कायदे कानून क्या है और जो मामले जिनमें अलाउ किया गया वो मामले कौन से थे और उन मामलों से कैसे मामला आपका एक
रिजेम्बलेंस रखता है, क्यों आपको जो है बेनिफिट जो है प्रोवाइड किए जाए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, जज ने क्वेरी रेज कर ली, तो वहाँ पर बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, एक पॉइंट में जो है आपको नोट कराना चाहता हूँ। जजमेंट है भगवान राणा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का, जिसका साइटेशन है 1999 वॉल्यूम 4 SCC मीन सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर है 421। इसमें कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट है और बेल का खासकर मैटर है इन टर्म ऑफ SOS मीन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, तो वहाँ पर बेल जो है राइट है, उस सिनेरियो में ये प्रोटोकॉल जो है लागू नहीं होंगे। पर इसके विपरीत जो मामला है किशोरी लाल बनाम रूपा का, जिसका साइटेशन है 2004 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 638, इसमें यह कहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट रिफ्लेक्ट इन द ऑर्डर। अगर ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं है तो ऐसा ऑर्डर क्या होगा, इम्प्यूग्न होगा। और यही भी वो बाद में रिट्रीव हुआ इन द मैटर ऑफ अनवारी वर्सेस शेर मोहम्मद, जिसका साइटेशन है 2005 वॉल्यूम 7 SCC पेज 326। इसके अलावा कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम हसमत 2004 वॉल्यूम 6 SCC पेज 175 में ये स्पष्ट किया है कि जहां मामले सीरियस हैं, जैसे मर्डर के मामले हैं और वहां पर सेंटेंस को जो है अवॉर्ड किया गया है, उस सिनेरियो में अगर सस्पेंशन में जाना है तो कोर्ट को वहाँ पर रीज़न देने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने जो है कुछ पॉइंट को बताया है इस केस में, जो एक गाइडलाइनिंग फैक्टर है अगर कोर्ट जो है सेंटेंस का सस्पेंशन जो है अलाउ कर रहा है। सबसे पहले कोर्ट को जो है केस को एग्जामिन करना होगा। नंबर 2, केस में क्या क्या मेरिट्स हैं इसको देखना होगा। नंबर 3, पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन, कब तक वो बंदा जो है जेल में है उसको देखना होगा। चौथी बात, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है उसको देखना होगा। और अगर इसको बेल दी जाती है तो सोशल सिक्योरिटी कहीं अफेक्ट ना हो जाए, इसको भी देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज जो है बेल को मांगता है कि भाई मैं लंबे टाइम से जेल में हूँ और मुझे जो है बेल जो है दी जाए, तो कोर्ट ने कहा लंबे टाइम से अगर आप जेल में हैं तो इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू इनलार्ज यू ऑन बेल स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ SOS। तो ये 5 फैक्टर पे काम करना है अक्यूज को। वो क्या है, केस को एग्जामिन कराना, केस की मेरिट्स क्या है जो देखी नहीं गई ट्रायल कोर्ट के द्वारा, कब से वो जेल में है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इस पॉइंट का भी, और पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इस केस में, जिसको मद्देनजर रखते हुए बेल का लाभ जो है नहीं दिया जाना चाहिए एज पर द प्रोसिक्यूशन में स्टैंड को जो है क्लियरफाई करना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कि मीन्स ऐसे कोई एविडेंस है कि मैंने टेम्पर किया हो, धमकाया हो या किसी को जो है परेशान किया हो। तो ये मोटे मोटे पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना चलने पड़ेंगे। अगर आप ये पॉइंट दिमाग में नहीं रखोगे और मर्डर केस में या किसी ऐसे केस में जो कि सीरियस ऑफेंस कैटेगरी में आते हैं, जैसे एंटी करप्शन के मामले, खासकर बात कर रहा हूँ 13(1)A 13(1)B या PMLA के मैटर्स हैं, उस पर विशेषता में एम्फेसाइज कर रहा हूँ। एसिड अटैक के मामले हैं उस पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। गैंग रेप के मामले हैं उस पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अगर उस पॉइंट को आप ध्यान नहीं रखोगे और सिंपल शॉट जो है आपने अर्जियों को ड्राफ्ट कर दिया, 2 लाइन 3 लाइन की अर्जी, तो वहाँ पर आपको राहत नहीं मिलने वाली। और आपने दाखिल कर दी अर्जी तो उसके बाद कोई स्कोप नहीं रहता है अमेंडमेंट्स का, फिर आप लिखित बहस देते रहो, अर्जी अमेंड करते रहो, वो बात की बात है। तो इसलिए इतनी गड़बड़ी अपने को नहीं करनी है, सिंपल शॉर्ट चीज़ें हैं उसको फॉलो कर लो ताकि कोई दिक्कत जो है अपने को नहीं आए। और भविष्य में जब भी आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को प्लान कर रहे हो और इसे वर्कआउट करना चाह रहे हो तो ये गाइडलाइंस है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के, इस पर आप जो है इनलाइटन हुए होंगे। तो ये वीडियो लाभकारी है नए लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर एडवोकेट्स के लिए, उन लिटिगेंट्स के लिए जो सीरियस केसेस को जो है फेस कर रहे हैं और अल्टीमेटली दे माइट बी कन्विक्टेड। तो वहाँ पर उनको ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका बेल प्ली जो है वो स्टैंड नहीं करेगा। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।